हेलो स्टूडेंट। आज हिंदी की क्लास के अंतर्गत मैं पवन शर्मा हम बात कर रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक वर्ण विचार से संबंधित, और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने जो वर्णों के बारे में पढ़ा है, यानी कि वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हमने पिछली वीडियो में देखा था व्यंजनों के बारे में। देखेंगे हम यहाँ पर वर्ण जो है, वर्ण वह 2 प्रकार के हम पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा स्वर, जिनकी संख्या कितनी है 11। स्वर कितने हैं 11 है। और नंबर सेकंड पर हमने पढ़ा था व्यंजन, जो कितने हैं 33 व्यंजनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 33 व्यंजनों को 3 भागों में हम बांट चुके हैं। पहला था स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी है 25 है। दूसरे नंबर पर हमने देखे थे अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या है 4। और तीसरे नंबर पर हमने पढ़े थे ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या है 4। टोटल मिला के ये जो वर्ण हो गए ये हुए 44। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने हैं 44 हैं। मूल वर्ण कितने हैं 44। मूल वर्णों की अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत, तो मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है 44 मानी गई है। लेकिन यहाँ पर हम इन 44 वर्णों के बाद आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ध्वनियां और है, यानी कि कुल ध्वनियों की अगर मैं बात करूं, यानी कि कुल वर्ण हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं तो 52 है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं 52 वर्ण है कुल। तो अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं 44 ध्वनियों का तो हम अध्ययन कर चुके हैं। 11 हमने स्वर पढ़े हैं और 33 हमने व्यंजन पढ़े हैं। आज हम जो बची हुई ध्वनियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे हम सबसे पहले नंबर 3 कैसे समझ में आ गया होगा आपको। नंबर 1 पर हमने पढ़े हैं स्वर और नंबर 2 पर पढ़े हैं व्यंजन। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 3। इस पर आता है अयोगवाह। ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह। अयोगवाह की अगर हम बात करें तो इसको समझिए, इसका शाब्दिक अर्थ ही आपको समझा देगा। शाब्दिक अर्थ लिखा हुआ है अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है योग, यानी होता है जोड़ना, और उसके आगे उपसर्ग लग गया यानी कि नहीं जोड़ना। नहीं जोड़ने से क्या मतलब है कि जो ध्वनियां न तो स्वर है और न ही व्यंजन, जो न तो स्वर में जुड़ेगी और न ही व्यंजन में जुड़ेगी, उन ध्वनियों को कहेंगे अयोगवाह। कौन सी ध्वनियां कहेंगे अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी है अयोगवाह की संख्या है 2। अयोगवाह कितने हैं 2 है। एक है अंग और एक है आह। ये 2 ध्वनियां क्या कहलाती है अयोगवाह। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये जो अंग वर्ण है इससे तो क्या बन चुका है देखिएगा, इसको कहते हैं हम अनुस्वार। क्या कहा जाता है अनुस्वार। और अह जो है इसे कहा जाता है विसर्ग। इसे क्या कहा जाता है विसर्ग कहा जाता है। यानी अयोगवाह के अंतर्गत कितनी ध्वनियां आती है 2। एक तो आता है अनुस्वार और एक आता है विसर्ग। समझ में आ गया। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ क्या याद रखना है, जो ध्वनियां न तो स्वर है और न ही व्यंजन, उन ध्वनियों को क्या कहा जाएगा अयोगवाह। कंप्लीट है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं नंबर 4 पर हम बात करें तो नंबर 4 पर आते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण इन्हीं को कहा जाता है ताड़न जात। क्या कहा जाता है ताड़न जात, या इन्हें ही कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। ताड़न जात या फिर द्विगुण व्यंजन। ध्यान रखना, उत्क्षिप्त वर्ण पूछे तब भी वही है, ताड़न जात पूछे तब भी वही है, और द्विगुण व्यंजन बोले तब भी वही ध्वनियां हैं। ये उत्क्षिप्त क्या होता है, ये उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों फेंकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है फेंकना। याद कैसे रखना है कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में जीभ झटके से नीचे आए, जिनको बोलने में जीवा झटके से नीचे आए, मानो जीभ को क्या किया है फेंका है, मानो जीभ को क्या किया गया है फेंका गया है। इस तरीके से हमें याद रखना है कि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या है फेंकना।
तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में जीवा जो है वो झटके से नीचे आती है, उन्हें कौन सी ध्वनियां कहेंगे? उत्सिप्त वर्ण, ताड़न जात या फिर द्विगुण व्यंजन। क्या कहेंगे? 3 नाम याद रख रहे हैं। यहाँ पर ध्वनियां कौन कौन सी आती है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 ध्वनियां आएगी, उत्सिप्त वर्ण 2 है, ताड़न जात भी 2 है और द्विगुण व्यंजन भी 2 है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से, एक आता है ड और एक आता है ढ। ड और ढ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ड और ढ तो स्पर्श व्यंजन है। समझना बात को, ड वर्ग का तीसरा वर्ण और ट वर्ग का चौथा वर्ण स्पर्श व्यंजन में भी हमने पढ़ा है और उत्सिप्त वर्ण में भी हम ड और ढ पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन है? इसमें परिवर्तन ध्यान रखिएगा, परिवर्तन है इसके नीचे बिंदी आना। ये जो बिंदी है, नीचे जो बिंदी है, इसको कहते हैं नुक्ता। क्या कहा जाता है? नुक्ता कहा जाता है। अगर ड और ढ के नीचे नुक्ता आ जाए तो वो वर्ण क्या कहलाएंगे? उत्सिप्त वर्ण। क्या कहलाएंगे? उत्सिप्त वर्ण या ताड़न जात या फिर द्विगुण व्यंजन। अगर वहां पर ध्यान रखना, अगर नुक्ता नहीं आया तो यह व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। क्लियर है? इसको हम प्रश्न से समझते हैं। देखिए अगर प्रश्न आता है, प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्सिप्त वर्ण है, उत्सिप्त वर्ण है। अगर वो आपके लिए ऐसा प्रश्न देता है, निम्नलिखित में से उत्सिप्त वर्ण है, तो यहां पर आप समझिएगा उत्सिप्त वर्ण के बारे में वो पूछ रहा है। तो उत्सिप्त वर्ण में ऑप्शन देखिएगा आप, ऑप्शन कैसे देता है, ऑप्शन के अनुसार हमें चलना है। ऑप्शन नंबर ए दिया उसने ड और ढ। ऑप्शन नंबर बी, यहां भी ड ढ और इसके नीचे नुक्ता कौन सा लगा दिया? ढ के नीचे क्या है? नुक्ता है। यहां पर सी ऑप्शन के अंतर्गत वो दे सकता है ड और ढ, और डी ऑप्शन के अंतर्गत ड और ढ। आपके सामने ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। अब 4 ऑप्शन है, यहां पर आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। उत्सिप्त वर्ण है, निम्न में से उत्सिप्त वर्ण कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, जल्दी से बताइए कौन सा आएगा उत्सिप्त वर्ण, कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आएगा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिएगा क्योंकि ड और ढ तो है लेकिन इनके नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ है। यहां पर ड और ढ है लेकिन ढ में नुक्ता लग रहा है कि ढ में नुक्ता नहीं लग रहा। तो यहां पर दोनों ही वर्णों के नीचे क्या आएगा? नुक्ता आएगा। यही इसकी पहचान है उत्सिप्त वर्ण और स्पर्श व्यंजन की, क्योंकि ये ऊपर वाले जो ड और ढ है, ये जो पहले ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये तो क्या है? एक स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 की हम बात करें तो नंबर 5 पर आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न, समझना डेफिनेशन, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाला वर्ण। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। समझ में आ गई बात? दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्ताक्षर। समझिए संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? 5। यहां पर संयुक्ताक्षरों की संख्या 4, श, त्र, ज्ञानी और श्र। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? 4 है। देखिए यहां पर कौन सा वर्ण कैसे बनता है, इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? ये जो स है ये बनता है क हलंत स से। क और स के निर्माण से क्या बनता है? श बनता है। त्र वर्ण जो है वो बनता है त और र से। ज वर्ण बनता है ज और न्य से, और श्र बनता है श और र से। यहां पर हमने देखा संयुक्ताक्षर की डेफिनेशन क्या होती है कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाला वर्ण क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। यहां देखें आप तो ये क है, हलंत है, ये भी व्यंजन है,
श भी क्या है, हलंत व्यंजन है। दोनों व्यंजनों के मेल से क्या बन गया, श। त्र किससे बनता है, त हलंत र से। ज्ञ किससे बनता है, ज हलंत न्य से। और श्र किससे बनता है, श हलंत र से। यानी कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो ध्वनियां बनती हैं वही क्या कहलाती है, संयुक्ताक्षर। समझ में आ गई बात। ये हमारी कुल 52 ध्वनियां हो चुकी है। हमने कितनी ध्वनियां पढ़ी हैं, 52 ध्वनियां। 11 हमने स्वर पढ़े, फिर व्यंजन पढ़े, फिर हमने अयोगवा देखा, फिर उत्सिप्त देखे और फिर संयुक्ताक्षर देखे। टोटल मिला के कुल ध्वनियां हिंदी भाषा में अगर मैं बात करूं तो 52 होती है। कितनी होती है, 52। एक बार फिर हम देख लेंगे कौन कौन सी ध्वनियां हमने पढ़ी हैं। कुल वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं, 52। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आता है स्वर, जो कितने हैं, 11। दूसरे नंबर पर हमने देखे व्यंजन, जो कितने हैं, 33। अभी तो 33 व्यंजन है। इसके अलावा हमने तीसरे नंबर पर जो ध्वनि पढ़ी वो है अयोगवाह, ये कितने हैं, 2। फिर इसके बाद में नंबर 4 पर हमने देखा उत्सिप्त वर्ण, ये भी कितने हैं, 2। और नंबर 5 पर हमने देखे संयुक्ताक्षर, ये कितने हैं, 4। टोटल मिला के यहाँ पर कितने वर्ण हो चुके हैं, 52 वर्ण। कितने वर्ण, 52 वर्ण। यहाँ पर स्वर आप जानते हो 33 व्यंजन को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ये भी आपको पता है। इनको 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला आता है स्पर्श, जिसमें कितने आते हैं, 25। दूसरे नंबर पर आता है अंतस्थ, जिसमें कितने आते हैं, 4। और तीसरे नंबर पर आता है उष्म, जिसके अंतर्गत भी आते हैं 4। ये तो है क से लेकर म तक। कहां से लेकर के, क से लेकर म तक। ये है अंतस्थ वर्ण कौन से, य व र ल, या फिर य र ल व, इनका सही क्रम है। और उष्म व्यंजन में आते हैं श श श और ह। अयोगवा आपको पता है, अयोगवा कौन कौन से हैं। अयोगवा में के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक आता है अंग और एक आता है अह। इसी प्रकार उत्सिप्त वर्ण भी 2 है। उत्सिप्त वर्ण कौन कौन से हैं, ड और ढ। इनके नीचे क्या लगेगा, नुक्ता। संयुक्ताक्षर कितने हैं, 4, श, त्र, ज्ञानी और श्र। तो टोटल जो कुल ध्वनियां है हिंदी भाषा में वह कितनी है, 52 है, जो आपके सामने है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन कितने हैं, 33। फिर 33 को 3 भागों में हमने बांट दिया, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। तीसरे नंबर पर अयोगवा, जिसमें आते हैं 2, एक अंग और एक अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। उत्सिप्त में भी 2 आते हैं, एक ढ और एक ढ, जिनके नीचे नुक्ता है। और संयुक्ताक्षर भी 4 हैं, श, त्र, ज्ञानी और श्र। कंप्लीट है। ये कुल ध्वनियों के बारे में हमने अध्ययन किया है, यानी कि हिंदी भाषा में कुल ध्वनियां कितनी हैं, 52 है। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करें तो यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार के अंतर्गत वो है वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। यहां पर देखिएगा वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के वर्गीकरण की हम बात करें, समझिएगा हमने 52 ध्वनियां पढ़ चुके हैं। अब 52 ध्वनियों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है या उनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्णों का वर्गीकरण। और पहले जो हम आधार पर पढ़ेंगे वह है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर।
स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, समझिएगा इसको, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अगर हम वर्णों की बात करें तो वर्ण होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के वर्ण। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहले नंबर पर आता है घोष। कौन सी ध्वनियां? घोष ध्वनियां पहले नंबर पर आती है घोष ध्वनियां, और नंबर सेकंड पर आती है अघोष ध्वनियां। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को जो बांटा है वो दो प्रकार से बांटा है। एक होता है घोष और एक होता है अघोष। घोष में कौन कौन सी ध्वनियां आती है? घोष होती क्या है समझिएगा। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है गूंज। घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गूंज होता है, गूंजना। तो यहाँ पर स्वर तंत्रियों में अगर जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता हो, स्वर तंत्रियों में क्या होता हो? कंपन, उन ध्वनियों को कहेंगे घोष ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां? घोष। और इन्हीं को कहा जाएगा सघोष ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां? सघोष। यानी कि दोनों ही शब्द सेम है, हम घोष पूछे या सघोष पूछे, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर घोष ध्वनियां तो किसे कहेंगे? जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और अघोष किसे कहेंगे? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें क्या कहेंगे? अघोष ध्वनि। यहाँ पर देखेंगे हम कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर वर्णों का जो वर्गीकरण है उसमें समझिएगा, पहले जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो करेंगे मूल वर्णों का। किसका करेंगे? मूल वर्णों का। और मूल वर्ण कितने हैं हमारे पास? हिंदी भाषा में मूल वर्ण 44 है। कितने हैं? 44 है। उन 44 में से कितने तो घोष है, कितने अघोष है। देखिएगा यहां पर घोष ध्वनि में आते हैं स्वर। जितने भी स्वर हैं वो सब क्या है? एक घोष वर्ण है। ध्यान रखना, सभी स्वर क्या कहलाते हैं? घोष। इसके साथ ही हम बात करें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। हमारे पास 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, वो किस में आएगा? घोष के अंतर्गत। आगे हम बात करें अंतस्थ वर्ण। कौन सा वर्ण? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण बोले तो य, र, ल, व, अंतस्थ वर्ण। इसके अलावा ह वर्ण। कौन सा वर्ण? ह वर्ण। ये सब किस में आएंगे? घोष में। ध्यान रखना, घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी स्वर। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ह वर्ण, ये किस में आते हैं? घोष में। हम यहाँ पर वर्णों की संख्या की बात कर लें कि वर्णों की कितनी संख्या आएगी, तो स्वर कितने हैं? 11। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ग है हमारे पास, उनका कौन कौन सा वर्ण? तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ में आ रही है बात? जैसे हम समझे हमारे पास 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5। जैसे क, ख, ग, घ, ग, फिर च, छ, ज, झ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, ण और त, थ, त, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है? पहला। यहां बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। याद समझिएगा, जो घोष में आते हैं वो आता है तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी कि ये वाला, ये इधर के जो 3, 4, 5 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो किस में आएगा? वो आएगा घोष में। तीसरा, चौथा, पांचवा किस में आएगा? घोष में। समझ में आ गई ये बात? इस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो किस में आता है? घोष में। अंतस्थ व्यंजनों की हम बात करें, हम पढ़ चुके हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, ये भी किस में आएंगे? घोष में। कंप्लीट है, ये चीज समझ में आ गई। यहां पर हम बात करते हैं आगे। देखिएगा हमारे पास जो वर्ण है वो संख्या कितनी है? तो 11 तो क्या है? स्वर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 15।
अंतस्थ व्यंजन बोले तो कितने हैं? 4, और एक वर्ण है आपका ह। एक वर्ण कौन सा है? ह वर्ण है। टोटल संख्या अगर हम इनकी देखें तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 31। कितनी हो गई? 31। टोटल संख्या कितनी हो गई? 31, यानी कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है? 31। ध्यान देना, घोष वर्णों की संख्या कितनी है अगर कोई पूछे तो 31। लेकिन घोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोनों प्रश्नों में अंतर है। घोष वर्ण पूछे कुल घोष वर्णों की संख्या कितनी है तो 31। इसके अलावा अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछ ले कि घोष व्यंजन कितने हैं तो घोष व्यंजन किसे निकालेंगे? 31 में से 11 माइनस कर लो। 11 क्या है? स्वर है। तो 31 में से 11 गए तो कितने बचे? 20। यानी कि 20 व्यंजन जो है वो क्या है? घोष है। 33 व्यंजनों में से 20 व्यंजन क्या है? घोष है। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं अघोष की। तो अघोष के लिए कहा जाता है जो घोष में आएगा वह घोष में नहीं आएगा। सीधा सा तरीका याद रखने का, यहां पर स्वर 11 स्वर किस में आ चुके हैं? घोष में। तो अघोष में एक भी स्वर नहीं आएगा। ध्यान रखना, एक भी स्वर वर्ण अघोष ध्वनि नहीं है। सभी स्वर क्या है? घोष ध्वनि है। तो अघोष में कौन सा व्यंजन आएगा? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। कौन सा वर्ण आएगा? पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरे वर्ण की हम बात करते हैं। यहाँ पर पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? पहला और दूसरा। इसके अलावा तीनों श। कौन से श? तीनों श। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष ध्वनि के अंतर्गत। वर्णों की संख्या यहां भी हम देख ले तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 10, और इसके बाद में 3 स। टोटल मिला के कितने हो गए? 13, और 31 कितने हो चुके हैं? 44। कितने हो चुके हैं? 44। समझ में आ गया? हमने जो वर्गीकरण किया है वह किया है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण है वर्णों का वह कितना है? 2 प्रकार से, एक है घोष और एक है अघोष। एक तो कौन सा है? घोष है, और एक कौन सा है? अघोष। घोष के अंतर्गत हमने जो वर्ण देखे वो देखे स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और ह। टोटल मिला के कितने हो गए? 31। अघोष में कौन सा देखा? पहला, दूसरा और तीनों श। टोटल मिला के कितने हो गए? 13 वर्ण। कंप्लीट है। ये जो मूल वर्ण 44 थे इनका हमने वर्गीकरण किया है। 31 और 13 44 स्वर और व्यंजनों का ही हमने यहां पर क्या किया है? वर्गीकरण किया है। आगे हम देखते हैं, यहां पर देखिए, आगे आपको याद रखना है कि इन 44 ध्वनियों के अलावा हमारे पास कुल ध्वनियां तो 52 है। कुल ध्वनियां तो कितनी है? 52 है। अब यहां पर जो वर्गीकरण नहीं किया, यानी कि किस किस का वर्गीकरण नहीं किया? एक तो हमने नहीं किया अयोग वाहक, एक हमने उत्क्षिप्त वर्णों का नहीं किया, और एक हमने संयुक्ताक्षर का वर्गीकरण नहीं किया। अयोगवा, उत्क्षिप्त और संयुक्ताक्षर यहां पर देख लेते हैं। अयोगवा में कौन कौन सा आता है? अंग और अह। संयुक्त उत्क्षिप्त वर्ण में आता है ड और ढ, इनके नीचे क्या लगेगा? नुक्ता। संयुक्ताक्षर में आते हैं 4 वर्ण। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो ध्वनियां हैं 8, एक तो अंग अह यानी अनुस्वार और विसर्ग, ड ढ जो उत्क्षिप्त वर्ण है, और संयुक्ताक्षर जो है ये सब घोष है या अघोष? ये ध्वनियां किसमें आएगी? तो ध्यान रखिएगा, अयोगवाह, उत्क्षिप्त और संयुक्ताक्षर जो है ये तीनों की तीनों ही है घोष ध्वनियां। ध्यान रखना क्या है? घोष वर्ण। सीधा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न कोई कहां से भी पूछ सकते हैं। वो एग्जाम के अंदर प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। वो पूछ लेगा कि ग वर्ण जो है या त्र वर्ण जो है वह ध्वनि घोष है या अघोष। तो आपको याद होना चाहिए कि अयोगवाह, उत्क्षिप्त और संयुक्ताक्षर जो है वो कौन सी ध्वनियां हैं? घोष ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां हैं? घोष वर्ण। कंप्लीट है। ये हमारा वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। हमारी जो 52 ध्वनियां हैं उनका हमने यहां पर वर्गीकरण देख लिया है। आगे हम बात करते हैं नंबर 2।
प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर। अब प्राण वायु के आधार पर अगर हम बच्चों बात करें तो प्राण वायु के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण है यानी कि वर्णों को बांटा गया है वो बांटा गया है दो प्रकार से। प्राण वायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के, पहला होता है अल्प प्राण और नंबर सेकंड होता है महाप्राण। पहला कौन सा? अल्प प्राण, दूसरा कौन सा? महाप्राण। तो यहां पर हम बात करें कि अल्प प्राण में कौन सा वर्ण आएगा, तो अल्प प्राण में आएंगे सभी स्वर। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। ध्यान दीजिएगा, सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प यानी होता है कम, और यहां लिखा हुआ है प्राण वायु के आधार पर। इस बात को भी समझ लीजिए कि अल्प यानी होता है कम, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। जिनमें अधिक मात्रा में बाहर निकले उन्हें क्या कहेंगे? महाप्राण। समझ में आ गया? कौन कौन सी ध्वनियां आती है वो समझिए। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। इसके अलावा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कौन सा वर्ण? पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग हैं, उन पांचों वर्गों का कौन कौन सा वर्ण? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। वो किसमें आएगा? अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। आगे हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अल्प प्राण के अंतर्गत जो वर्ण है वो आते हैं सभी स्वर, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सभी स्वर हैं 11, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 यानी कि 15 वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई? 30। ध्यान रखिएगा, टोटल संख्या कितनी हो चुकी है? 30 हो चुकी है। यहाँ पर अल्प प्राण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अल्प प्राण में आएंगे 30 वर्ण। सभी स्वर बराबर 11, 1, 3, 5 बराबर 15 वर्ण, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, टोटल मिला के 30। अब जो वर्ण अल्प प्राण में आ चुके हैं वो महाप्राण में नहीं आएंगे। स्वर में कोई बचा? कोई नहीं बचा। प्रत्येक वर्ग का वर्ण आएगा दूसरा और चौथा वर्ण। कौन सा वर्ण? दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा उष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। श, श, श और ह। ये किस में आएंगे? महाप्राण में। यहाँ पर हम वर्णों की संख्या देख लेते हैं कि वर्णों की टोटल संख्या कितनी हो गई। तो दूसरा और चौथा वर्ण देखा तो कितने वर्ण हो गए? 10। उष्म व्यंजन कितने हैं? 4, टोटल मिला के कितने हो गए? 14। तो 30 और 14 वर्ण टोटल मिला के कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44। ये है हमारा प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दो प्रकार से, पहला अल्पप्राण, दूसरा कौन सा है? महाप्राण। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर ही। अगर प्राणवायु के आधार पर हम बात करें तो यहां पर समझिएगा कि हमने जो वर्गीकरण किया है वह किसका किया है? मूल वर्णों का। किसका किया है? मूल वर्णों का। अब यहां पर भी प्राणवायु के आधार पर भी हमारे पास 3 ध्वनियां बच गई। कौन कौन सी? पहले नंबर पर है अयोग वाह, जो कितने हैं? 2। दूसरे नंबर पर है उत्क्षिप्त वर्ण, जो भी कितने हैं? 2। और तीसरे नंबर पर है संयुक्ताक्षर, जो कितने हैं? 4। टोटल मिला के कितने हो गए? 8। ध्यान रखिए, अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं? मैं बार बार बता रहा हूं कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंग और अ। उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं? ड और ढ, जिनके नीचे क्या लगेगा? नुक्ता।
संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? स, त्र, ज्ञानी और श्र। अब इन 8 ध्वनियों के बारे में प्रश्न पूछ ले कि ये अल्प प्राण है या फिर महाप्राण, अल्प प्राण कहें या फिर महाप्राण कहें। तो ध्यान रखिएगा ये जो तीनों ध्वनियां हैं ये क्या है? महाप्राण। ध्यान रखिएगा क्या है? महाप्राण। ये अल्प प्राण में नहीं आती, ये किस में आती है? महाप्राण के अंतर्गत आती है। कंप्लीट है, समझ में आ गया। हम वापस रिवाइंड कर रहा हूं, देखिएगा यहाँ पर हमने जो वर्गीकरण देखा है, हमारे पास कुल वर्ण तो थे। यहां पर हम बात करें वर्णों का वर्गीकरण, जो किसके आधार पर देखा? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमने देखा है। 2 प्रकार, घोष और अघोष, इसको अच्छे से समझिएगा। इसके बाद में हमने देखा था अगला अयोगवा, उत्सित और संयुक्ताक्षर भी कौन सी ध्वनियां हैं? घोष ध्वनियां हैं। इसके बाद हमने प्राण वायु के आधार पर देखा, तो प्राण वायु के आधार पर भी 2 भेद, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। फिर यहाँ पर भी 3 ध्वनियां हमारी शेष रह गई, कौन कौन सी? अयोगवा, उत्सित और संयुक्ताक्षर। वो किसके अंतर्गत आएंगे? महाप्राण के अंतर्गत। आज हमने वर्णों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ पर आपको हिंदी में, आगे हम अगली आने वाली वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थानों से संबंधित वीडियो यहाँ पर बनेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।